नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया, लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। इन 7 दिनों तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में हालांकि कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि इसे वक्फ से नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो लोकसभा राज्यसभा में बहुमत से पास हुए राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होकर बने कानून को रोक सकता है या रद्द कर सकता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून के कुछ पहलुओं को संशोधित करने के लिए कह सकता है या पूरे कानून को रद्द कर सकता है या सुनवाई के बाद केंद्र सरकार पर फैसले को छोड़ सकता है। देखिए, जिस तरीके आप सुन रहे थे उसमें एक और सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में जो अभी तक गजेटेड है, जो राजस्व के पास जिसकी जानकारी है या फिर वक्फ के पास है, क्या उसी को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता? क्या बाकी डी नोटिफाई हो सकती है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को साहब है, सचिव हैं इंडिया मिली काउंसिल से, और साथ में हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन जी। पानाचंद जैन जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई 7 दिन तक यथास्थिति रहेगी, यथास्थिति का मतलब क्या, और जो कहा गया कि डी नोटिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, ये कानून तो लागू हो गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारतीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति के द्वारा लागू किया जा चुका है। तो कानूनानुसार यह भारत की सीमा पर लागू है। अब प्रश्न यह है कि इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चुनौती देते समय जिन पिटिशनर्स ने इसको फाइल किया है उनके क्या आधार हैं और क्या उन आधारों के आधार पर इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन थी, उसमें ये प्रश्न आया कि भाई अभी इस संबंध में जो है चूंकि लागू हो चुका है तो इसका लागू किए जाने को, एनफोर्स किए जाने को अंतरिम आदेश द्वारा रोका जाए। प्रश्न फिर उठता है कि क्या रोका जा सकता है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है प्रिमा फेसाई कि ये कानून जो है अवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार जो है यह वैधानिकता की जो सीमाएं मान दी गई हैं, जो रेखाएं खींची गई हैं, उनके विपरीत जाता है, तो इसके संबंध में इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है। लेकिन कब? क्या केवल मात्र अभी जो पिटीशंस हैं वो किस लिए लगी? वो इसलिए लगी थी इन पिटीशन को सुनवाई के लिए एडमिट किया जाए या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मालूम पड़ता है कि इस संबंध में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा ध्यान इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्रित किया गया कि इस कानून को लागू न किया जाए जब तक इनकी सुनवाई पूर्ण रूप से यहाँ नहीं हो जाए। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जिनको वक्त प्रॉपर्टीज़ जो है नोटिफाई कर दिया गया है।
तो क्या उनको डी नोटिफाई किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंतरिम आज्ञा देते समय इस बात को देखेंगे, इस बात के लिए चिंतित हैं और हम ये निर्देशन देना चाहते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को डी नोटिफाई न किया जाए। इसी प्रकार से वो प्रॉपर्टीज़ जिनके संबंध में जो है कलेक्टर कार्रवाई करता है, उनकी स्थिति क्या है, उसके संबंध में भी जो है किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। जी। जब ये सारी बहस चल रही थी इंतरिम आज्ञा के संबंध में, और ऐसा प्रतीत होता था कि सुप्रीम कोर्ट संभवतः जो है ये इंतरिम ऑर्डर देने के फेवर में नज़र आती है, तो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के निवेदन किया कि अभी तक हम लोगों ने हमारा जवाब पेश नहीं किया है, ठीक। तो मान्यवर हमें जो है 1 सप्ताह का टाइम दिया जावे कि हम इस मध्य जो है हमारे विचारों को जो है लिखित बंद माननीय न्यायालय के सम्मत पेश कर सकें कि हमारा केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको ये दिया जा सकता है इस आधार पर कि आप ये घोषणा करें कि इसके जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को हम लागू नहीं करेंगे। ठीक। तो एक तरह से जो है कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन ये अंडरटेकिंग जो है सॉलिसिटर जनरल की भारत सरकार की ओर से है कि इसके किसी भी प्रोविजंस के इसके प्रावधानों का जो है। पानाचंद जी, एक लाइन में जरा समझाइए कि आप ये कह रहे हैं कि भाई देश में तो एक कानून लागू हो चुका है, बस फंक्शनल नहीं होगा जब तक कि कोर्ट से आदेश ना जाए, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है सर, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अब्दुल लतीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर अंतरिम एक तरीके से रोक लगाई कि भाई 7 दिन अभी और कुछ नहीं होगा जब तक कि सरकार अपना पक्ष ना रख दे, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ही क्या मुस्लिम समाज खुश है? देखिए, इस फैसले से हमें राहत तो मिली है और इसमें दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को समझा है और समझने के बाद ये महसूस किया है कि ये रोका जाना चाहिए वरना बहुत कुछ बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने ये आदेश जारी किया है और मैं समझता हूँ ये सही आदेश है। जी। फिर आगे 5 तारीख को क्या निर्णय होगा बाकी भी सुना जाएगा, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक रिलीफ उन्होंने ज़रूर दी है। ठीक है, प्रताप राव जी, क्या वाकई में सरकार वहां पक्ष रखने में थोड़ी कमजोर हो गई या उसको लगा ही नहीं था कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इसको होल्ड किया जा सकता है? नहीं, इसको समझने में गलत ढंग से इसकी व्याख्या हो रही है और वास्तव में तो ये है कि सरकार की जीत है। पहली बात तो ये है कि जितनी भी याचिकाएं लगी थी वो सीधे अभी जो जिन लोगों ने अपने बाइट्स दिए उन्होंने कहा भी है कि हम तो पूरे के पूरे प्रावधान के, हम तो पूरे एक्ट के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट में गए इसीलिए थे कि ये संवैधानिक एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट के द्वारा पारित प्रस्तावों पर वो रोक नहीं लगा सकते, लगाएंगे नहीं। अब होता क्या है कि उन्होंने कहा, जब सरकार का पक्ष लेना चाहा तो सरकार ने कहा हमें 7 दिन का समय चाहिए, क्योंकि ये सवाल है हम तथ्यों के साथ, क्योंकि 1 करोड़ जो हमें राय मिली थी उन सब का निचोड़ निकालकर हम आपको देंगे, तो 7 दिन का समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन तक आप 2 बातों पर, एक्ट पर नहीं, 2 बातों पर, एक तो जो संपत्ति बाय यूजर है जो कि नोटिफाइड है उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा, जो नोटिफाइड नहीं है उसके मामले में सरकार निर्णय लेने को स्वतंत्र है, एक। दूसरा, काउंसिल और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये दोनों बातें। लेकिन बाकी इतने सारे प्रावधान हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है, यानी कि साफ साफ तौर पे ये सरकार की जीत है कि ये एक्ट लागू हो चुका है। कहां सर, नोटिफाइड कहां? राजस्व में? या देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो उदाहरण कैसे, राजस्व में भी और दर्ज में भी। मैं आपको एक सांगानेर के मालपुरा गेट के पास की एक जमीन का बात बताता हूं कि सांगानेर के मालपुरा गेट के पास एक जमीन थी जहां हिंदू अपने बच्चों को दफन करते थे। कुछ समय बाद मुसलमानों ने भी वहां दफन करना शुरू कर दिया और वक्फ ने उसे अपनी संपत्ति बताया, लेकिन फिर विरोध हुआ, वो नोटिफाइड नहीं थी। मेरा ये कहना है कि जो नोटिफाइड कब्रिस्तान है उनको लेकर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो नोटिफाइड नहीं है, जैसे वो जमीन थी
आप ये कह रहे उसको हैं जिन लेकर पर बीते 10 साल या 20 साल में वक्फ ने बस कह दिया कि भाई ये वक्फ की जमीन है, हाँ। उस पर नहीं रोका गया, आप ये कह रहे हैं? ये जो बिल्कुल, बाकायदा जो notified है, ओरली, जो वक्फ जो के ओरली पास है, उसको लेकर तो वैसे भी कुछ नहीं होना था। बिल्कुल, देखिए जो ओरली कह दिया गया है, जो ओरली जबरदस्ती ये कह दिया गया कि जैसे अभी गांवों का मामला आया, तमिलनाडु के 2 गांवों का मामला आया, अभी तो वेल्लोर का भी मामला आया, आंध्र प्रदेश में वेल्लोर के भी एक गांव का मामला आया कि वहां पूरे के पूरे गांव 150 लोगों की जमीन को बता दिया गया कि ये वक्फ की जमीन है। वो लोग गए और प्रदर्शन भी हुआ, कलेक्टर ने उसमें करेक्शन की बात भी कही है, बात सारी है, तो उसमें अभी फ्री है। देखिए ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पानाचन जी एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। बीजेपी से हमारे साथ प्रताप राव जी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सरकार की जीत है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई कि जो वक्फ के अंदर जो नोटिफाइड है और जो राजस्व में नोटिफाइड है उसको तो वैसे भी सरकार नहीं ले रही, लेकिन जिसके लिए सिर्फ कह दिया कि ये वक्फ की संपत्ति और उस पर कब्जा कर लिया, उस पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, उस पर यह कानून लागू होगा, क्या ये सही है? नहीं, देखिएगा अभी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, हमें ये मानना पड़ेगा। जिस तरह से स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन से चली है, उससे ये स्पष्ट होता है कि सर्टेन ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है और जजेस ने भी की है, लेकिन इस रूप में नहीं कहा कि हम स्टे देते हैं या इस कानून का ऑपरेशन रोका जाता है या ट्रस्ट के जो डी नोटिफाई को जो है हम रोकेंगे, किसी भी प्रकार से ऑर्डर नहीं। ये तो केवल जो है सोलिसिटर जनरल ने कहा है, शायद सोलिसिटर जनरल हो सकता है उसके मन में यह बात आई होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट परहैप्स जो है किसी न किसी प्रकार से कोई अंतरिम आदेश देने के लिए तत्पर नजर आता है, तो उन्होंने इस बात को रखा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस बात को माना। तो आज की तारीख में कोई ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं है। ऑपरेटिव ऑर्डर केवल जो है एक अंडरटेकिंग है सॉलिसिटर जनरल की सरकार की तरफ से कि जब तक हम जवाब नहीं दे देते और जब तक कोर्ट स्वयं कुछ ऑर्डर नहीं देती, जब तक हम जो है इसका कार्यान्वयन नहीं करेंगे। ये स्थिति स्पष्ट। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज शर्मा जी, अब जरा बताइए, कांग्रेस का तो पूरा भरोसा वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मैं कह सकता हूं कि अगर आपके सांसद पक्षकार हैं तो कांग्रेस भी पक्षकार है। क्या वाकई में इस केस को इसलिए ले जाया गया है कि वोट बैंक खतरे में है, या ले जाया गया है कि भाई एक समाज के साथ ज्यादती हो रही है, या आपको लग रहा है कि इसका कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को ही कोई परिणाम फ्यूचर में भुगतना पड़े अगर इसका विरोध नहीं किया? देखिए विजेंद्र जी, हिंदुस्तान जो हमारा देश है वो संविधान से चलता है और संविधान में कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, इन तीनों के संयोजन से, समायोजन से सरकारें चलती हैं और सबको सुना जाता है। किसी में कमी और खामी होती है तो दूसरा पक्ष उसका संज्ञान लेता है और इसी के तहत आपने लगातार देखा होगा कि संसद की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसमें भी विपक्ष ने अपने सुझाव रखे, डिसेंट नोट्स रखे, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं रखा। उसके बाद संसद में चर्चा हुई, संसद के बाहर, संसद के अंदर लगातार असहमति रही, लगातार बातें रखी गई, लेकिन किसी भी बात का संज्ञान केंद्र सरकार ने नहीं लिया। अब कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणियां ये बताती है कि जो अधिनियम है वो मौलिक अधिकारों एवं जो मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर टिप्पणियां इन्होंने की है। आप देख लीजिए, जो सेक्शन आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 हो, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता हो, आर्टिकल 26 जो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की बात करता है, या आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करता है, या 308 जो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, इस सारे आर्टिकल्स का उल्लंघन हुआ है। इस संविधान के उल्लंघन है, कांग्रेस के उल्लंघन थोड़ी है। जो अभी तक हमें पानंजन जी कह रहे हैं, जो अभी तक प्रताप राव जी कह रहे हैं, तो वही 2 चीजें हो गई। भाई एक, गैर मुस्लिम की एंट्री ना हो, पहला सवाल है। दूसरा ये कि जो अभी तक नोटिफाई नहीं है उन जमीनों को लेकर सरकार फैसला ले या ना ले, बस इन्हीं 2 पर तो है। इसके अलावा तो बहुत प्रावधान है सर। बहुत सारे प्रावधान होंगे, लेकिन जब भी पहले भी जब डिस्कशन हुआ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे झूठ इस सरकार ने बोले। आप डिजिटलाइजेशन की बात करके ये एक्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री जो रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा कि 99% तो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आप लगातार ट्रिब्यूनल के बारे में भी झूठ बोलते आ रहे कि उसकी जो है ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार झूठ बोला गया देश को, उस झूठ को लेकर तकलीफ थी, उस संविधान को और जो लोकतंत्र के साथ जो प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए सरकार के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी बात रखूं, फिर मैं आपके प्रॉब्लम है।
और इसको पानाचंद जी सही तरीके से समझा भी पाएंगे। पानाचंद जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सर एक बिंदु को, देखो आपने किसी को भी इतना इंटरप्ट नहीं किया जितना आप मेरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसका भी ये सही नहीं है। अगर मेरे पास एक पूर्व क्वेश्चन न्यायाधीश किया है, वो ठीक तो मैं है, उनको लेकिन ज्यादा आप सुनना सुनना पसंद आप करूंगा बोलने सर। नहीं, मैं आप politically अगर बोलने नहीं सुनूंगा। देना एक चाहेंगे मिनट तो सर, सही नहीं एक है मिनट। ये। पानाचंद बिल्कुल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये इस कह तरीके रहे से हैं बायस कि जो जो कि इससे डिबेट्स नहीं पहले होती है ना। 2013 का कानून और उसका जो 40वां क्लॉज था, क्या उसके अंदर ये पूरी स्वतंत्रता थी कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई भी फैसला हो, हर फैसले को हम हाई कोर्ट और अपर कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते थे? क्या ये स्वतंत्रता थी सर? नहीं, देखिएगा उसमें इस कोर्ट के इंटरफेरेंस को जो कानून था उस कानून ने एलिमिनेट कर दिया था कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा फाइनल होगा, और वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को यदि उनके रजिस्टर में लिख दिया है तो प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया को जो है ये सारी संसद में और पार्लियामेंट में सब जगह जो है इस बात को बताया गया था कि ये अतिरेक करने वाले कानून है, आर्बिट्रेरी है, बायस्ड कानून है कि जिसके संबंध में जो है उस पार्टी को अधिकार ही नहीं है, जिसके ऊपर आपने हाथ रख दिया वो तो इंसान बन गया और बाकी का कुछ भी नहीं है। ठीक। तो ये अभी जो है जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 300A, 19, 26, 29, इस आर्टिकल्स के संबंध में जिसके संबंध में चुनौती दी गई है, कोई बहस नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक शब्द सर, एक पॉइंट ही बस क्लियर करना था। आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज, अब बोलिए। मैं ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप पानाचंद जैन जी से ज्यादा जानते हैं कानून के बारे में। क्लियर किया नहीं है। देखिए, पानाचंद जी से पूछिए क्लियर कर दिया। अपील होती है हाई कोर्ट में, सारे कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं। पानाचंद जी ने क्लियर नहीं किया। पानाचंद जी बताएं केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? नहीं, मैं सबूत देता हूं केस चल रहे हैं। एक मिनट, ये मतलब थोड़ी है। ठीक है। हाँ, पानाचंद जी ये कह रहे हैं कि सर भाई देखिएगा केस चल रहे हैं। दो बातें होती हैं। देखिएगा दो बातें होती हैं कोर्ट की। एक तो सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है और दूसरा हाई कोर्ट का होता है। तो ये प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, ये प्रॉपर्टी के जो, जैसे राम मंदिर का केस था, हाई कोर्ट ने थोड़ी डिसाइड किया, सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया है। संपत्ति संबंधित जो अधिकार है उनके संबंध में केवल सिविल कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, दूसरी कोर्ट नहीं कर सकती जी। हाई कोर्ट केवल जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिटरमिन करती है कि क्या ये प्रोविजन जो है वैधानिक है या नहीं जी। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। अभी इन बातों पर कोई चर्चा नहीं है। अभी तो केवल ये चर्चा है कि भाई क्या कोई इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है, और कोर्ट तलाश कर रही है कि सब लोगों की सम्मति से जो है इसमें कोई ऑर्डर दे दिया जाए जिससे जो है अशांति व्याप्त नहीं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज, अब बोलिए, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि एक नैरेटिव जो तैयार किया जाता है, मेरी कोशिश होती है प्रोग्राम में उसको खत्म करें, चाहे वो आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से। अब बोलिए सर। मेरी बात सुनिए। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, जो कानूनों का उल्लंघन हुआ, जो एक्ट्स का जो आर्टिकल्स का उल्लंघन हुआ, वो उस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? उस पे करेंगे नहीं, कैसे नहीं किया? टिप्पणी की है कोर्ट ने की है। आप पढ़ के आते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि क्या टिप्पणी की है। नहीं, मैंने बताया है ना, जो आपको क्या मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 26, कोई चर्चा ही नहीं हुई है। किसने कहा? आप आके झूठ बोल देंगे कि कोई चर्चा नहीं, तो इसका मतलब नहीं। सुनिए, क्या चर्चा? डेफिनेटली पानाचंद जी मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं आप लोगों की तरह नहीं करूंगा कि मुझसे बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। सीनियर है, उनका प्रोफाइल है। हवा में झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये आप झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की तो डिबेट नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की तो डिबेट इसीलिए हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और स्थिति साफ हुई है। पहली कि भाई जो अभी तक नोटिफाई है उनको लेकर कोई डिसीजन नहीं होगा, पहला। दूसरा, गैर मुस्लिम उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। इसको सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने कहा है। इसके अलावा क्या हुआ है? और 7 दिन का वक्त मांगा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपत्तियां भी तो इन्हीं को लेकर थी। उनमें मेजरली देखिए 100 से ज्यादा आपत्तियां थी। अब उन्होंने कंक्लूड किया कि 5 आपत्तियों को वो लेंगे और उसमें भी नोट्स बनाएंगे कि कौन कौन सी आपत्तियों को मेजरली लिया जा सकता है, जो कॉमन हो सकती है। तो 3-4 तो ये आपत्तियां थी जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई, उनमें से आपत्तियां
अब मेरा सवाल है कि भाई जो अभी तक नोटिफाई नहीं है संपत्ति और जिसके लिए सिर्फ वक्फ ने कहा है कि भाई हमारी संपत्ति है, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो आप ये भी मानेंगे कि ये भी गलत हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, जो बार बार आप कह रहे हैं, जिसके लिए ये ऐसा ही मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही है कि साहब हम 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये हुआ कि हम 7 दिन तक पाबंद है इस बात के लिए कि हम ना तो कोई इसमें मेंबर बनाएंगे, ना इसके अंदर जो है वफ यूजर को कोई चेंज करेंगे। बिल्कुल सही इसका है। मतलब ये हुआ कि घर के अंदर घुसने से खुद ही ने मना कर दिया, हम अंदर नहीं घुसेंगे साहब। घुसोगे जब भी तो गड़बड़ करोगे ना, जब घुसो ही नहीं आप, घुसने से ही आप स्वयं रुके या सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, क्या करेंगे आप अंदर? आप वोट बदल नहीं सकते, मेंबर डाल नहीं सकते, कोई फैसला ले नहीं सकते, सर, मैं फिर क्या कह कर रहा लेंगे हूं? आप? एक मिनट आर्को अरे साहब, यही तो चीज आर्को है, साहब, सुनिए, आप इस बात को घुमा आर्को रहे हैं, साहब, सुनिए ना इस भाई, बात को इस तरह मैं से बता घुमा रहे नहीं रहा हूं, हैं मैं सीधा कि जैसे सवाल कोई- कर रहा हूं। अरे भाई, जो भाई, मेन चीज है, चलिए, अब जो इसको 3 इंटरेस्टिंग- पॉइंट मेन थे, अरे सर, दूसरे वो तरीके से तीनों देखते मेन हैं। पॉइंट जो है आर्को साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आर्को साहब, भाई, ऑर्डर ऐसे दिया मत चिल्लाइए ना, है प्लीज। और ये आपके लिए आर्को पाबंदी साहब, कर दी। आर्को साहब, आप काफी बुजुर्ग है भाई, मत चिल्लाइए। मैं ये कह रहा हूं, आप जैसे कह रहे हैं कि अंदर घुसे नहीं, फैसले ले नहीं सकते, मैं भी तो यही सवाल कर रहा हूं कि जो वक्फ के नोटिफिकेशन के अंदर जो संपत्ति अभी घुसी नहीं, राजस्व के अंदर जो संपत्ति घुसी नहीं, तो फिलहाल तो वक्फ की है नहीं, तो उस पर फैसला होगा तो कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं ना? संपत्ति जो है आपकी नजर में है, हमारी नजर में 99% जितनी संपत्तियां हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं, समझे तो साहब? फिर तो और ये आपके टेंशन ही मंत्री नहीं ने है। कही है, आप समझे नहीं भाई, फिर तो ऑनलाइन टेंशन ही नहीं है सारे के सारे। अरे, अब सूरत के आप नगर तो निगम का आपकी तो ऑफिस क्या बीजेपी की है? तो एक आदत है तो आर्को गुमराह साहब, करने के आर्को लिए साहब, बांटो आर्को राज साहब, करो वाली जो आर्को पॉलिसी साहब, है, भाई वेलकम कीजिए, फिर कमाल करते हैं आर्को साहब। मुसलमानों में बांटने की आर्को बात है साहब, देखेगा आर्को साहब, एक मिनट सर, अनाचन जी मैं आ रहा हूं। आर्को साहब, आर्को साहब, आप ये कह रहे हैं ना कि भाई 99% देश जानता है इस बात को, दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, आर्को साहब, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अरे सर सुनिए ना, दुनिया देख रही है। अरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, प्रताप बोलते राव हो जी, क्या? अरे सर, हिंदू तो भारत काट काट के एक फेंक मिनट, दिया गया है। नहीं, कुछ कहीं नहीं। बोलते हो क्या? प्रताप राव जी, बातें कर रहे हो आप, प्रताप राव जी, ना क्या के खड़े हो जाते पाकिस्तान हो? है, हिंदुस्तान की बातें करते हो, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते तो चले जाइए। कहाँ बातें चले करते गए? हो आप, आपके कहाँ बाप चले का गए? हिंदुस्तान नहीं है, तो क्या है ये? हिंदुस्तान हमारा है, हम भाई चॉइस है यहाँ, तो बांग्लादेश भाई के लिए चॉइस बोलिए है ना, यहाँ, बांग्लादेश भाई के चॉइस लिए है यहाँ, बोलिए। क्यों नहीं आपकी बोलते मेहरबानी पर नहीं है, क्यों नहीं बोलते? आपकी मेहरबानी पे नहीं है, मुंह बंद हो जाता है। कैसे बोलते नहीं है, बोलते हैं, मुंह बंद हो जाए, कैसे नहीं बोलते? कब बोला आपने? किस पे बोले, कहीं पे बोले, एक मिनट, हर कोई बात करते हो आप। प्रताप राव जी, एक मिनट भाई, मैं मुझे लगा था कि वरिष्ठ पैनल है, अच्छे से डिबेट होगी। प्रताप राव जी, ना तो ये बांग्लादेश है, ना ये पाकिस्तान नहीं, है, नहीं, और ना ये नेपाल है। मैं बाकी के साथ एक बार लिया था, लेकिन आर्को साहब, भारत में ये हमने 2% उनका देश है भाई। 15% हो गए हैं और बोल रहे हैं कि भारत में गलत सर, उनका देश है भाई, ये उनका देश है, तो कैसे उनका देश है, तो क्यों सही है। बोल रहे हैं कि हम भारत में कमाल कर रहे हैं किसी सर खराब है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब्दुल लतीफ साहब, अभी बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि 99% जो संपत्ति है वो नोटिफाई है, तो वेलकम कीजिए ना फिर भाई। नोटिफाई को तो छेड़ा ही नहीं जा रहा, फिर क्यों बवाल है? बदल तो दिया आपने, अरे फिर क्यों बवाल है? वेलकम करें, गजब कर रहे हैं सब सर, कुछ खुद ही बदल कह रहे हैं दिया। कि नोटिफाई है, आपने फिर तो कह रहे हैं कि सब उनको अपने छीन कब्जे रहे में ले हैं। लिया। पानाचंद जी, भाई अगर 100% संपत्ति नोटिफाई है तो वो वैसे भी नहीं ली जा सकती। जी तो सर। क्या वाकई में आपको लग रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कंसर्न आया कि भाई माहौल खराब नहीं होना चाहिए। नहीं देखिएगा, लाखों संपत्तियां हैं, एक नहीं लाखों संपत्तियां हैं जो गलत रूप से दर्ज की गई हैं। अब उसको गलत लोग बता रहे हैं। लाखों संपत्तियां हैं, एक आपके नहीं। कमिश्नर ने किया, आपके जिसके यहाँ संबंध में अपॉइंटेड ये अधिकारियों ने किया है, अब आप उसे गलत बताने लग गए। नहीं, लेकिन पानाचंद जी 2 लाइन में मुझे बता दीजिए बस। जेपीसी की रिपोर्ट में यह आया है कि लाखों संपत्तियां हैं जो जेपीसी रजिस्टर्ड ने नहीं माना हुई कब है हैं। अपोजिशन की बात एक को? मिनट, इनके संबंध में कोई डील रजिस्टर नहीं है, कहाँ नहीं हुई है सर? नजर का एक कोई मिनट। पता नहीं है। पानाचंद जी, रजिस्टर कहां नहीं हुई है लाखों संपत्तियां? सर कहां रजिस्टर नहीं हुई है? देखिए कि रजिस्टर तो जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है रजिस्ट्रार का, उसके यहाँ ठीक। रजिस्टर की जाती है। ठीक। लेकिन ये वक्त एक्ट में ये था कि अगर किसी प्रॉपर्टी को इनके रजिस्टर में लिख देंगे
जी। तो प्रॉपर्टी जो है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जी। ट्रिब्यूनल में चुनौती देंगे और चुनौती देने के बाद कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। चलिए शुक्रिया और सर इसी हमारे बात साथ को जुड़ने के लिए। प्रताप राव जी आपका भी शुक्रिया, आरको साहब और पंकज आपका भी शुक्रिया। हमने कोशिश की कि पुराने वक्फ कानून के अंदर की समस्या क्या थी, वर्तमान में किन को लेकर विरोध है, कोर्ट का संशय क्या है और सरकार की तरफ से 7 दिन क्यों मांगे गए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।